हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग। तो गाइस ये एनिमे काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इसके अंदर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एनिमे की स्टार्टिंग प्रेजेंट टाइम से 3 साल पहले से होती है, जहां पर एक नेवी सोल्जर अपने कैप्टन से कह रहा होता है, कैप्टन हमें इनके ऊपर हमला करना चाहिए। नहीं, इनके ऊपर हमला करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे हथियार इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे केवल हंटर ही निपट सकते हैं, इसलिए ये काम हंटर्स को ही करने देते हैं। तो गाइस इस दुनिया के अंदर 10 साल पहले कुछ पोर्टल्स खुलने लगे थे, जिन पोर्टल्स के अंदर होते हैं डंजन्स, और उन डंजन्स के अंदर होते हैं मॉन्स्टर, जिनसे फाइट करने के लिए कुछ लोगों के पास मैजिकल पावर्स आने लगी, और उन लोगों को कहा जाने लगा हंटर्स। और उन हंटर्स के कुछ रैंक होते हैं, जैसे कि रैंक एस जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी, रैंक डी, और ये रैंक ई तक जाती है, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। और उसके बाद हम आइलैंड पे चल रही उस फाइट को देखते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी एंट्स हंटर्स के ऊपर हमला कर देती है। वो हंटर्स उनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे फाइट नहीं कर पाते और वहीं पर मारे जाते हैं। नहीं, ये काम हम जैसे निचले रैंक वालों का नहीं है। और वो एंट्स उन्हें खाने जा रही होती है, लेकिन तभी एक बंदा आकर उस एंट के ऊपर अटैक करके उससे दूर कर देता है, और वो अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील करने लगता है। क्या बात है, मेरे जख्म भर रहे हैं। लेकिन कुछ एंट्स उस बंदे के ऊपर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन उसके दोस्त आकर उसे बचा लेते हैं। दरअसल ये लोग एस रैंक के हंटर होते हैं, जिनके पास हीलिंग, लाइटनिंग और हल्क जैसी पावर होती है, और ये तीनों एस रैंक के हंटर्स उन चींटियों को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। और तभी वहां पर व्हाइट कलर की एक विशालकाय एंट आ जाती है, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बॉस होगी। मुझे तो लगता है कि ये इस टीम की कमांडर है। और ऐसा बोलकर ये उस एंट से फाइट करने लग जाते हैं, और फिर ये बहुत खतरनाक तरीके से लाइटनिंग का यूज करके और उसी चींटी के दांत निकाल के उस चींटी को मार देते हैं। और तभी वहां पर और भी सारी व्हाइट एंट आ जाती है, और ये देखकर ये बंदा खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और सेकंड हंटर भी अपनी लाइटनिंग पावर का लेवल अप कर लेता है। और हम उसी आइलैंड के दूसरी तरफ देखते हैं, जहां पर एक हंटर की टीम के सामने रेड एंड व्हाइट कलर की एंट की एक सेना खड़ी होती है। कमांडर चोई, हम सब तैयार हैं। और ये कमांडर चोई भी एक ऐसा रंग का हंटर होता है जो फायर मैजिक का यूज करता है, और ये अपने फायर मैजिक का यूज करके उन एंट के ऊपर आग लगा देता है। लेकिन चोई के इस अटैक से एंट्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और एंट्स फायर के अंदर से निकलने लगती है। अच्छा, चलो ठीक है, फाइट शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल खुल जाता है, और उसके लिए वहां पर कई सारे लो रैंक के हंटर आते हैं, जिसमें किम और पार्क भी होते हैं। और फिर उसके बाद हम हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम संग जिन वो होता है। और उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और उससे उसका हालचाल पूछने लगते हैं। अरे कैसे हो जिनवू? अरे जिनवू कैसे हो तुम? ए संग, कैसे हो तुम? हाँ मैं बढ़िया हूँ। और ये देखकर पार्क किम से पूछता है, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्या? जो देखो इसे ही पूछे जा रहा है। लेकिन किम हंसते हुए कहता है कि यार ये हंटर तो छोड़, ये तो इंसानों से भी ज्यादा कमजोर है। ये तो पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर इंसान है। ये तो ई रैंक के लड़ाई में भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? अरे यार धीरे बोल, वो सुन लेगा। लेकिन जिनवू कहता है कि अब क्या फायदा, अब तो मैंने सुन भी लिया। खैर छोड़ो, वैसे भी उन लोगों ने जो भी कहा है वो सच ही तो है। और तभी इसकी मुलाकात जूही से होती है, जो कि आते के साथ ही इसे डांटने लगती है और इससे सवाल करने लगते हैं कि तुम्हारे चोट कैसे लगी। और जिनवू से बताता है कि मैं एक ई रैंक के मिशन पर गया था, जिसमें मुझे ऐसी चोट लग गई। अच्छा, तो वहाँ पर कोई हीलर नहीं था क्या? वो एक ई रैंक की गुफा थी, इसलिए किसी ने हीलर को साथ में ले जाने की नहीं सोची। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या वो लोग इतने ज्यादा मतलबी थे? नहीं जूही, तुम परेशान मत हो, कमजोर मैं हूँ, इसमें मेरी ही गलती है। और फिर उसके बाद सब निकलने के लिए डंजन के पोर्टल के सामने खड़े हो जाते हैं, और फिर इस मिशन का लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम जूसोंग होता है। और जूसोंग एक एक्सपीरियंस इंसान होते हैं, जिन्हें काफी सारे डंजन का एक्सपीरियंस होता है। और फिर वो सब लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं, और फिर हम जिनवू को देखते हैं, जिसके हाथ में एक चाकू होता है। हथियार के नाम पे मेरे पास बस एक चाकू है, जिसमें ना के बराबर जादू है, लेकिन ये कुछ ना होने से तो अच्छा ही है। और मेरे पास वैसे भी इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई जादुई हथियार खरीद सकूं, इसलिए मुझे फिलहाल इसी से काम चलाना हो। और ये बोलकर जिनवू भी अंदर चले जाता है। और उसके बाद हम कोरियन हंटर एसोसिएशन और उसके चेयरमैन को देखते हैं, जहाँ पर चेयरमैन वो कह रहे होते हैं, तुम जानते हो हमें डंजन से काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि जादुई हथियार और माना क्रिस्टल, और सबसे ज्यादा कीमती होते हैं ये एजन स्टोन, जिन्हें केवल ताकतवर मॉन्स्टर को मारकर ही पाया जा सकता है। लेकिन तुम जानते हो सरकार इन्हें एक पावर सोर्स की तरह देखती है। सरकार इनके इस्तेमाल से एक ऐसी एनर्जी बनाना चाहती है जो कि जिंदगी भर कभी खत्म ही ना हो। और फिर उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिनवू को एक माना क्रिस्टल मिल जाता है।
फाइनली मैंने एक को मार ही दिया। लेकिन तभी एक गॉब्लिन मॉन्स्टर जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है और जिनवू भी उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू का चाकू ही टूट जाता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर जिनवू के पेट में अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे कि जिनवू काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये देखकर जूही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी पार्क आकर उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है और जूही को जिनवू को इलाज करने के लिए कहता है और वहां से चले जाता है। और फिर जूही अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू को हील करने लगती है और फिर कुछ टाइम बाद वो सब लोग उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जिनवू बस बैठा बैठा देख रहा होता है। और ये सब देखकर जूही काफी ज्यादा उदास होती है और जिनवू से पूछती है, तुम अपनी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? क्योंकि अगर ऐसा है तो वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और फिर सारे हंटर डंजन की लूट को इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन ई रैंक का डंजन होने की वजह से यहाँ पर उनको ज्यादा लूट नहीं मिलती और वो सब लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक बंदे को एक गुफा दिखाई देती है और ये एक दूसरे डंजन का रास्ता होता है और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कभी किसी ने एक ही पोर्टल के अंदर दो डंजन नहीं देखे होते। और ऐसे में इन्हें कहा जाता है एसोसिएशन की कमांड का वेट करें। लेकिन कुछ लोग लालच में आकर कहते हैं कि अगर हमने ऐसा करा तो दूसरे हंटर्स आकर सारे के सारे लूट ले जाएंगे और न ही हमारे हाथ में कुछ हथियार लगेंगे, ऐसे स्टोन लगेंगे, ना ही माना क्रिस्टल, हमारे हाथ में बस झुंझुना ही आएगा। और फिर वो सब लोग वोट करने लगते हैं कि किसको इस डंजन के अंदर जाना है और किसको नहीं। और फिर सब लोग वोट करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से वोट 50-50 हो जाते हैं और अब सारा फैसला जिनवू को लेना था कि इस डंजन के अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। जिनवू, अब तुम बताओ, तुम क्या कहते हो? तुम्हारा ही वोट बाकी है अब। क्या मेरा वोट? मेरे लिए तो एक ई रैंक का डंजन भी काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन पापा के गायब होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर ही आ चुकी है। मुझे मेरी माँ का इलाज भी करवाना है और बहन की पढ़ाई के खर्चे के भी पैसे चाहिए। नहीं, मैं से हार नहीं मान सकता। और फिर जिनवू भी इस डंजन के अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। और फिर उसके बाद हम हंटर सिलेक्शन सेंटर को देखते हैं, जहाँ पर हंटर्स को एक ब्लैक कलर के बड़े बोल के ऊपर हाथ रखने के लिए कहते हैं, जिससे कि उनके अंदर के पावर का पता चलता है और उससे ही उन्हें रैंक दी जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पर एसोसिएशन के काफी सारे लोग भी होते हैं जो कि इन हंटर को अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। हेलो सर, एक बी रैंक और 2 सी रैंक के हंटर हमारी गिल्ड में शामिल होने के लिए राजी हो चुके हैं। और उसके बाद गिल्ड मास्टर चोई कहते हैं, एज या जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, मायने ये रखता है क्या वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। और उसके बाद हम शहर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर 2 चोर एक लेडीज का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की इनके ऊपर से कूदकर इनसे वो पर्स छीन लेती है। और ये लड़की और कोई नहीं, एस रैंक की हंटर चाहिन होती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर होती है। और उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं। वैसे यार हमें यहाँ पर चलते हुए कितना टाइम हो चुका होगा? 40 मिनट हो चुके होंगे। वैसे भी राजा के मरने के बाद डंजन का गेट 1 घंटे तक खुला रहता है, इसका मतलब अब हमारे पास खाली 20 मिनट है। और ऐसी ही बातें करते हुए वो लोग डंजन के अंदर जा रहे होते हैं और जिनवू जूही से माफी मांगता है उसे डंजन के अंदर लाने के लिए, लेकिन जूही उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अभी अभी मरने वाले थे और तुम फिर दोबारा से किसी डंजन के अंदर आ चुके हो। तुम जानते भी हो कि मैंने कितनी मुश्किल से हीलिंग मैजिक से तुम्हें ठीक करा है, लेकिन तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा सॉरी यार, अब मेरे ऊपर तुम इतना चिल्लाओ मत। नहीं, सॉरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हम एसोसिएशन के चेयरमैन को देखते हैं, जो कि टीवी पर लाइव आकर कह रहे होते हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गोगन ही और मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हंटर बनना पसंद है और किसी को ये रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं। लगभग 10 साल पहले ये पोर्टल्स हमारी दुनिया में खुलना स्टार्ट हुए थे, लेकिन अभी भी ऐसी काफी सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। और हंटर्स बनना अपनी जान को जोखिम में डालना है और आपको कोई भी काम लापरवाही से नहीं करना चाहिए। और फिर हम उन हंटर्स को देखते हैं जो कि एक बड़े से गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो इस बड़े से गेट को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने पहले नहीं देखा होता। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उस गेट को खोलते हैं और गेट को ओपन करते ही वहाँ पर ब्लू कलर्स की काफी सारी फ्लेम्स चल जाती है। अरे वाह, ये तहखाना तो काफी मस्त लग रहा है यार। और फिर वो सभी लोग उस तहखाने के अंदर आते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े स्टैचू रखे होते हैं, जो कि देखने से ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि किसी वॉरियर के स्टैचूज है। और वो हंटर्स बातें कर रहे होते हैं कि यार ये स्टैचूज कैसे यहाँ पर, और कुछ के हाथ में तो इंस्ट्रूमेंट्स भी है। और जिनवू भी वहाँ पर एक स्टैचू को देख रहा होता है, जो कि अपने थ्रोन पर बैठा होता है और देखने से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये कोई किंग हो। और ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तो एक भी मॉन्स्टर नहीं है। और तभी ये लोग इस स्टैचू के पास जाते हैं, जहाँ पर कुछ लिखा होता है, गार्टनेट मंदिर के कुछ जरूरी नियम। पहला नियम, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उसकी तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो जिंदा नहीं बचोगे। और ये सुनकर जूही कहती है कि वो बड़ा सा स्टैचू हमें घूर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। और तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और ये सभी लोग घबरा जाते हैं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये काफी खतरनाक जगह है।
लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ पर आ गए। अब भुगतो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और ये उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ स्टैचू जैसा सिपाही इसके ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करके इसके 2 टुकड़े कर देता है। और ये देखकर सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और जिनवू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो जो अभी मारा गया वो डी रैंक का हंटर था, मतलब वो मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था और वो एक ही झटके में मारा गया। इस तहखाने को तो ए रैंक का होना चाहिए, लेकिन ये वैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर ये मूर्तियाँ हिल रही है इसका मतलब है। और जिनवू घूमकर उस बड़ी सी मूर्ति के ऊपर देखता है और उसकी भी आंखें हिलती है और ये देखकर जिनवू की सांसें अटक जाती है। मैं इससे पहले भी अपनी जान गवाते गवाते बचा हूँ। मैं ए रैंक के दानवों से काफी ज्यादा पिटा भी हूँ और काफी लंबे समय तक हॉस्पिटल में भी रहा, और एक बार तो मैं भूख से मरते मरते बचा हूँ। मेरे साथ के हंटर्स माना क्रिस्टल और एजन स्टोन को बेचकर काफी सारे पैसे कमाते थे और उन पैसों से वो अच्छे अच्छे हथियार खरीद सकते थे जिससे कि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन मेरे पास हथियार के नाम पे बस एक चाकू था और ना ही मेरे पास जूते खरीदने के पैसे। मैं कमजोर था, इसी वजह से मुझे सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता था और इसी वजह से मैं बता पाया। सब लोग नीचे झुक जाओ। और वो बड़ी सी मूर्ति अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालती है जो कि कुछ हंटर्स को वहीं पर वेपराइज भी कर देती है। लेकिन ज्यादातर हंटर जिनवू की बात सुनकर नीचे झुक जाते हैं और बच जाते हैं और सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा। वहाँ पर सभी हंटर्स काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और जिनवू नोटिस, मैं कई बार बी रैंक के तहखानों से भी निकल चुका हूँ और कई बार ए रैंक के, जो कि एस रैंक के निकलते हैं। तुम्हें कर्टन मंदिर के नियम याद है जो कि उस पत्थर के ऊपर लिखे हुए थे? पहला देवता का सम्मान, दूसरा उसकी तारीफ करो और तीसरा अपनी भक्ति को साबित करो। मिस्टर जिनवू का ये शख्स सही भी होता है। और दूसरी तरफ हम जिनवू की बहन के स्कूल में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जिनवू की बहन से पूछती है, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? हाँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हंटर है। वो तो ए रैंक के मिशन में भी बहुत सारी चोटें खा के आता है और उसके शरीर पर पट्टियां बंधी रहती है हमेशा। ओ अच्छा, मुझे यकीन है अगर मैं उसकी जगह होती तो उससे तो बेटर ही परफॉर्म करती। और फिर उसके बाद हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक हंटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने टाइम के बाद मुझे एक बड़ी कंपनी के साथ वो वहाँ से भागने लगता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और काफी तेजी में वहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये फिर भी ऐसा क्यों नहीं कर रहा? ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये उन सारे मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है जिनसे मैं अभी तक फाइट कर चुका हूँ। और जिनवू को अचानक से इस मंदिर के इंस्क्रिप्शन याद आते हैं जो कि उस पत्थर के ऊपर लिखे हुए थे कि देवता का सम्मान करो, ये तहखाना अपने अलग नियम से चलता है। और ऐसा बोलकर जिनवू खड़े होने लगता है और उस स्टैचू से अपनी आंखें मिलाने लगता है और ये देखकर स्टैचू उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिनवू नीचे बैठ जाता है और अपना सर इस स्टैचू के सामने झुका लेता है और स्टैचू अटैक नहीं करता। और इससे जिनवू को समझ में आ जाता है कि जब तक हम स्टैचू का सम्मान करेंगे ये हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा और सबको स्टैचू के सामने सर झुकाने के लिए कहता है। और जैसे ही सब लोग अपना सर झुकाते हैं ये स्टैचू स्माइल करता है जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लगती है और इन सबको लगता है कि अब वो लोग घर जा सकते हैं। और तभी वो स्टैचू अपने थ्रोन से खड़ा होकर इन सब की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिनवू, तुम्हारे पास कोई तरीका है इससे बचने के लिए? नहीं मिस्टर संग, मेरे पास कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन हमें इस मंदिर के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा नियम ये था कि देवता की तारीफ करो। तभी एक हंटर सामने आता है और स्टैचू के सामने बैठकर देवता के सामने हाथ जोड़कर इस देवता की तारीफ करने लगता है। हे देवता, हमसे कोई गलती हो चुकी हो तो हमें माफ कर देना, आप सबसे ज्यादा महान हो, हम आपसे। और तभी वो स्टैचू स्माइल करता है और उस प्रार्थना करने वाले हंटर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और ये देखकर सब लोगों की हालत खराब होने लग जाती है और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। और वो स्टैचू एक और हंटर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है और भागते भागते एक हंटर एक स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैचू उसे बीच में से ही काट देता है। देवता की तारीफ करो, लेकिन इस शैतान की तारीफ कैसे करें हम? और जिनवू भागते भागते नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज के हाथ में स्पेयर्स होती है, तलवारें होती है, हथौड़े होते हैं और सब लोग ऐसा ही करने लगते हैं। और जैसे ही मिस्टर संग एक इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंचते हैं तो मूर्ति इंस्ट्रूमेंट प्ले करना स्टार्ट कर देती है और एक एक करके सभी लोग इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही जिनवू और जूही एक स्टैचू के पास पहुंचता है तो वो इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं होता और जिनवू को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि शायद ये 2 लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। जूही, तुम यहीं पर रुकना। रुको जिनवू, कहाँ जा रहे हो? और जिनवू दूसरी मूर्ति के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो स्टैचू जिनवू को भागते हुए नोटिस कर लेता है और जिनवू के पीछे ही पड़ जाता है। स्टैचू जिनवू को अपने पैरों के नीचे कुचलने ही वाला होता है, लेकिन फिर भी जिनवू जैसे तैसे करके उससे बच जाता है और वो एक स्टैचू के पास जाकर गिरता है और वो स्टैचू अपने स्पेयर से जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जिनवू का एक लेग कट जाता है और जिनवू रेंगते रेंगते उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास जाने लगता है और बड़ी मुश्किल से उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंचता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है और वो स्टैचू दोबारा से जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। और फिर जूही जिनवू के पास भाग कर आती है। जिनवू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लगभग मैं ठीक ही हूँ। और जूही ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि जिनवू को एक लेग कटा हुआ है और फिर जूही अपने हीलिंग मैजिक से जिनवू को ठीक करने की कोशिश करती है और जूही अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करती है कि उसकी मुंह और आंखों से ब्लड आने लगता है, लेकिन फिर भी जिनवू को हिल नहीं कर पाती। और फिर सभी लोग मिस्टर संग के
ऊपर इंजाम डालने लगते हैं और मिस्टर संग भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। तुम लोग सही कह रहे हो, यहाँ पर आखिरी फैसला मेरा ही था, ये सारी की सारी गलती मेरी ही है। ये वक्त अभी बहसबाजी का नहीं है, अभी तो तीसरा नियम भी बाकी है। और तभी वो इवल गॉड अपना हाथ उठाकर सेंटर के बीचों बीच एक कंटार को सम्मन कर देता है और सभी हंटर समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी जिन्वो कहता है कि ये एक बलिस्तान है, पुराने लेखों में इसका जिक्र किया गया है, अक्सर इसका इस्तेमाल बलि देने के लिए किया जाता है और शायद से तीसरा नियम यही है, अपनी भक्ति को साबित करना। और ये सुनते ही किम मिस्टर संग के ऊपर अपनी तलवार को रख देता है। ये सब तुम्हारी ही वजह से हो रहा है, तो अब जिम्मेदारी लेने का वक्त आ चुका है लीडर। तुमने सही कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और मिस्टर संग बलिस्तान के बीचों बीच आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक फ्लेम जलती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। मिस्टर संग जिन्वो से पूछते हैं कि इसके अलावा और कुछ भी करना होगा क्या, लेकिन जिन्वो को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था और वो भी उस घेरे के अंदर जाने के लिए कहता है। और दो हंटर जिन्वो को घेरे के अंदर लेके आ जाते हैं और घेरे के अंदर आते ही 3 और फ्लेम जल जाती है। मतलब जितने लोग घेरे के अंदर होंगे उतनी ही फ्लेम जलेगी। एक डंजन के गेट को खुलने के लिए पूरी तरीके से 7 दिन का समय लगता है और हंटर्स का काम होता है कि उस 7 दिन से पहले ही उस डंजन के बॉस को हराकर उस गेट को पूरी तरीके से सील कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उस डंजन के जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इनकी दुनिया में आ जाते हैं और अगर अभी ऐसा नहीं कर पाए तो ये इविल गॉड उनकी दुनिया में आ जाएगा। और फिर जिन्वो बचे हुए हंटर्स को भी उस घेरे के अंदर बुला लेता है और घेरे के अंदर आते ही वहाँ पर ब्लू कलर की फ्लेम जल जाती है और साथ ही साथ वो बड़ा सा दरवाजा भी खुल जाता है। क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? लेकिन अगर ये कोई ट्रैप हुआ तो? और फिर अचानक से वहाँ पर खड़े हुए स्टैचू के सिपाही मूव करने लगते हैं और इनके पास चलकर आने लगते हैं। जिन्वो एक स्टैचू को देखता है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है और जिन्वो को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि एक बच्चों की गेम की तरह है कि जब तक हम उन सिपाहियों को देखते रहेंगे वो अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे और सबको स्टैचू की तरफ देखने के लिए कहता है। लेकिन एक हंटर वहाँ से डरकर भाग जाती है और उसके जाते ही एक येलो कलर की फ्लेम बुझ जाती है और जिन्वो समझ जाता है कि ये ब्लू फ्लेम्स टाइमर की तरह है यहाँ पर और येलो फ्लेम्स इंसानों की तरह। और ये दरवाजा धीरे धीरे करके बंद होने लगता है, लेकिन क्या पता ये चाल हो, डर और खतरे का एहसास करवाकर इन्हें फंसाने की चाल हो। शायद यही है तीसरे नियम की परख। और तभी एक और हंटर जिन्वो को नीचे गिराकर वहाँ से भाग जाता है। नहीं प्लीज, यहाँ से कोई मत भागना, ये ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है, शायद इनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो है कि शायद इन सभी फ्लेम्स के बुझते ही हम यहाँ पर हमेशा के लिए फंस जाए और यहीं पर मर जाए। मुझे माफ करना, लेकिन मेरा परिवार मेरा घर पे इंतजार कर रहा है। और किम भी यहाँ से भाग जाता है और जिन्वो भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन पार्टी देने का वादा किया था ना, ये लो और मेरे लिए मोमोस ऑर्डर करके रखना, मैं तुम्हारे साथ बाहर आकर खाऊंगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन मिस्टर संग जूही के ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ही करना ही पड़ा। और मिस्टर संग जूही को लेकर बाहर चले जाते हैं। अब जिन्वो वहाँ पर अकेला रह जाता है और सारे सिपाही उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिन्वो फिर भी एक स्वॉर्ड उठाकर उन सबसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। मैं कम से कम एक को तो मार कर ही मरूंगा, तो अब आ जाओ। और वो सिपाही जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो जैसे तैसे डॉज कर देता है और दूर जाकर गिरता है। और एक सैनिक जिन्वो के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक कर देता है और जिन्वो का एक हाथ कट जाता है। मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करी और अब मैं इस तरीके से यहाँ पर मरने जा रहा हूँ। क्या बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की पूरी कोशिश करी, मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। सारे सिपाही जिन्वो के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और जिन्वो बैठे बैठे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाया और बस खुद को ही कोसे जा रहा था। मेरा भी एक परिवार है और मैं भी घर पर जिंदा लौटना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा है ना कि मैं यहाँ पर मरने के लिए अकेला ही हूँ। कम से कम वो लोग तो अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। और वो सिपाही जिन्वो को उठाकर उस बलिस्तान पर लेटा देते हैं और जिन्वो की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो सिपाही जिन्वो के ऊपर अटैक करके जिन्वो को वहीं पर खत्म कर देते और वो आखिरी फिल्म भी बुझ जाती है। और फिर हमारे सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसके ऊपर लिखा होता है करेज ऑफ द वीक, यू हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन टू बी अ प्लेयर, विल यू एक्सेप्ट। तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा अगर तुमने इसे 0.02 सेकंड में एक्सेप्ट नहीं करा। और जिन्वो जीना चाहता था इसलिए उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर लिखा आता है कांग्रेचुलेशन ऑन बिकमिंग अ प्लेयर। और तभी जिन्वो की आंखें एक हॉस्पिटल के बेड पर खुलती हैं जहां पर वो खुद को सही सलामत पाता है। हॉस्पिटल, मेरा हाथ भी ठीक है और पैर भी, मेरे सीने पर कोई वार का निशान भी नहीं है। और जिन्वो को लगता है कि शायद वो एक बुरा सपना था। तभी वहाँ पर 2 बंदे आते हैं। मेरा नाम वो जिन चुल है और मैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर हूँ। सर्विलेंस वालों को मुझसे का काम है। और वो लोग जिन्वो को बताते हैं कि जिन्वो 3 दिनों से हॉस्पिटल में था और ये सुनकर जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जूही और मिस्टर सॉन्ग कैसे हैं? मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ चले गया और अब वो इस हंटर वाले काम से रिटायर हो चुके हैं। और जूही को भी काफी बड़ा सदमा लगा है जिसकी वजह से उसका हंटर बने रह पाना मुश्किल है। तुम्हारी इतनी बड़ी टीम उसके अंदर
तरह गई थी, लेकिन बस 6 लोग ही वहाँ से वापस आ सके हैं। जो तुम्हारे साथ हुआ वो आम घटना बिल्कुल नहीं थी, और खबर मिलने के बाद व्हाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पर पहुंची तो तुम उन्हें वहाँ पर बेहोश मिले थे, और तुम्हारे अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था, ना ही वो मंदिर और ना ही वो स्टैचू। हाँ जानता हूँ तुम्हारे लिए यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर उन 5 लोगों की बातों में थोड़ा सा भी अंतर पाया जाता या वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं मिलती तो पूरा शक तुम्हारे क्रू के ऊपर जाता। मेरा ये पूछना थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन तुम्हें वहाँ पर सेकंड अवेकनिंग का एहसास हुआ था, और ये सुनकर जिन वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और सेकंड अवेकनिंग वो फॉर्म होती है जहाँ पर एक हंटर की शक्ति अब बढ़कर एस रैंक तक भी जा सकती है, और जिन वो अपनी सेकंड अवेकनिंग को कंफर्म करने के लिए माना मीटर के ऊपर अपना हाथ रखता है, जिससे उसकी पावर का पता चल पाए। और मैनेजर वो जिन चुल को भी लग रहा होता है कि जिन वो की सेकंड अवेकनिंग हुई है, लेकिन टेस्ट करने के बाद उसका माना लेवल केवल 10 आता है, और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एक ई रैंक के हंटर का माना भी 70 से ज्यादा होता है, ये तो बस एक आम इंसान है। और फिर उनके जाने के बाद जिन वो अपने बेड के ऊपर लेटा होता है, और जिन वो अपने सामने चल रही स्क्रीन के बारे में बातें करता है। कितनी अजीब बात है, क्या उन्होंने ये नोटिस नहीं करा? शायद इन्हें मैं ही देख सकता हूँ। और जिन वो उस स्क्रीन को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो टच पैनल नहीं था, और तभी जिन्हा वहाँ पर आ जाती है, और आते के साथ ही वो जिन्बू को डांटने लग जाती है। तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा घबरा गई थी, बाकी के हंटर्स को तो कुछ नहीं होता, पता नहीं मुसीबत तुम्हें ही कैसे पकड़ लेती है। और जिन्हा कहती है कि अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो मैं स्कूल छोड़कर कोई जॉब ढूंढ लूंगी, ताकि तुम्हें ये हंटरगिरी ना करनी पड़े। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और फिर जिन्वू जिन्हा से उस स्क्रीन के बारे में पूछने लगता है, वैसे क्या तुम इस स्क्रीन को देख सकती हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और इससे ये पता चलता है कि वो स्क्रीन जिन्वू के अलावा किसी और को दिखाई नहीं देती। नहीं कुछ नहीं। वैसे जिन्हा तुम गेम खेलती हो ना, तो तुम मुझे बता सकती हो कि अनरीड मैसेज को कैसे रीड करते हैं? क्या तुम प्लीज मुझे बता सकती हो? तुम आज गेम की बातें कैसे कर रहे हो? खैर छोड़ो, उसके लिए तुम्हें मैसेज बॉक्स को खोलना पड़ेगा और तुम फिर मैसेज रीड कर सकते हो। तभी जिन्वू की स्क्रीन पर कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, यू हैव बिकम अ प्लेयर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैज बीन अराइव्ड। और फिर जिन्हा वहाँ से चले जाती है, और जिन्वू स्क्रीन के सभी नोटिफिकेशंस को रीड करने लगता है, और जिन्वू डेली क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है। और उस क्वेस्ट के गोल होते हैं 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स एंड 10 किलोमीटर रनिंग। और डेली मिशन को पूरा ना करने पर सजा दी जाएगी। ये सब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ जिनचुल अपने चेयरमैन से बात कर रहा होता है, सर जी मुझे नहीं लगता कि जिन्वू की अवेकनिंग हुई है। हमें खुश नसीब होना चाहिए कि डंजन के अंदर दरार नहीं आई, लेकिन फिर भी हमें इसे एक स्पेशल केस बनाकर इस मिशन की जांच करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर चोई जाहिन से कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बार की बी रैंक की रेड में हिस्सा ले और एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर वहाँ पर जाए। इंस्ट्रक्टर? मुझे नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊंगी। अरे आप ये काम बिल्कुल अच्छे से करोगी, क्योंकि आप हो इस काबिल। बाकी के हंटर्स आपको देखकर अपने आप ही सीख जाएंगे। ये हंटर्स गिल्ड दुनिया की 5 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, लेकिन दुनिया फिर भी हमें नहीं जानती अभी तक। और हम शहर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रोड के बीचों बीच एक और नया डंजन खुल जाता है। और फिर हम हॉस्पिटल के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू सो रहा होता है और रात के 12 बज जाते हैं, लेकिन जिन्वू ने वो डेली क्विज पूरा नहीं करा होता, जिसकी वजह से जिन्वू को एक पेनल्टी मिलती है और वो एक रेगिस्तान जैसी जगह पर आकर फंस जाता है। रेगिस्तान? ये क्या हो रहा है? कहीं मैं दोबारा से कोई सपना तो नहीं देख रहा? और तभी जिन्वू के पीछे एक बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर आ जाता है, और जिन्वू की स्क्रीन पर उसका मिशन आता है, जिसमें 4 घंटे इस जायंट सेंटीपीड से सरवाइव करना होता है। और यहाँ पर कुछ नर्सेस जिन्वू को ढूंढने के लिए आती है, लेकिन जिन्वू अपने बेड पर नहीं होता, और वो नर्सेस जिन्वू को चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन यहाँ पर जिन्वू उस जायंट सेंटीपीड से बच ही रहा होता है बस। और जिन्वू इतना भागता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, और वो सेंटीपीड उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आने ही वाला होता है, लेकिन क्विज खत्म होने में बस 4 सेकंड का वक्त रह जाता है। और जैसे ही वो सेंटीपीड जिन्वू के ऊपर अटैक करता है, जिन्वू रियल वर्ल्ड में आ जाता है और आकर अपने सामने वाली दीवार से टकरा जाता है, और इसी के साथ जिन्वू का पेनल्टी क्विज कंप्लीट हो जाता है। और फिर उसके बाद हम 4 दिन आगे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन्वू अपना डेली क्विज कंप्लीट करने के लिए रेडी हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं, जिसके पास एक डी रेड के डंजन का मिशन आता है, लेकिन जूही उस रेड में जाने के लिए मना कर देती है। और तभी फोन वाला बंदा बताता है कि मैंने सुना है कि जिन्वू को होश आ चुका है और वो अब ठीक भी हो रहा है। और ये सुनकर जूही भी खुश हो जाती है और जिन्वू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन जिन्वू ग्राउंड में अपनी डेली क्विज कर रहा होता है, और उसे देखकर कुछ नर्सेस बोलती है कि इन्हें जब से होश आया ये अपनी डेली ट्रेनिंग करते हैं। मैंने सुना है कि हंटर जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं, लेकिन शायद इन्हें थोड़ी रेस्ट करना चाहिए इस वक्त। और ये सुनकर जूही उदास होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जिन्वू का डेली क्विज कंप्लीट हो जाता है, और जिन्वू चेयर के ऊपर रेस्ट करने के लिए बैठ जाता है। और क्विज कंप्लीट होने के बाद जिन्वू को 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिससे कि जिन्वू की सारी थकावट चली जाती है, और दूसरा है एबिलिटी पॉइंट, जिससे जिन्वू अपनी कोई भी एबिलिटी बढ़ा सकता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड या फिर इंटेलिजेंस भी। लेकिन जिन्वू का पूरा फोकस होता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और जिन्वू का तीसरा रिवॉर्ड है लूट बॉक्स, लेकिन जिन्वू को लूट बॉक्स से अभी तक कुछ खास नहीं मिलता, जिससे जिन्वू को बस अभी तक पेन और बैंडेजेस ही मिले हैं। लेकिन इस बार उसे एक मैजिकल की मिली है, जिससे कि वो डी रैंक वाले डंजन में डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन फिर जिन्वू उस स्टैचू
खर्चों को याद करके डर जाता है। और उसके बाद जिन्वो अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है और 4 साल पहले उसकी मॉम अचानक से बेहोश हो गई थी और डॉक्टर्स उसे बताते हैं ये वो बीमारी है जो कि डंजन्स के सामने आने के बाद नजर आई थी। ये हर 10,000 लोगों में से एक को होती है। बस ऐसा माना जाता है कि ये माना के ज्यादा करीब रहने से होता है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन आजकल की मॉडल दवाइयाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती। और हॉस्पिटल का खर्चा उठाने के लिए जिन्वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर बन जाता है, लेकिन फिर उसे अपने अवेकनिंग का एहसास होता है और उसके बाद वो एक ए रैंक का हंटर बन जाता है। और अब जिन्वो को लगने लगता है कि वो हॉस्पिटल का खर्चा बड़े आसानी से उठा लेगा, लेकिन कमजोर होने की वजह से वो बस अपनी टीम के ऊपर बोझ ही बना रहा। और उसके टीममेट्स उसे कहते थे, अरे तेरे से कितनी बार बोला कि पीछे ही खड़े रहे, ये पता नहीं कमजोर ई रैंक वाले लोग मिशंस में क्यों आ जाते हैं। और उन सब की ये सारी बातें सुनकर जिन्वो मन ही मन उदास हो जाता है। इसलिए इस वक्त जिन्वो का पूरा फोकस अपने स्ट्रेंथ पॉइंट बनाने पर है और वो सारी बातें सोच सोच कर जिन्वो डिसाइड करता है कि अब तो वो स्ट्रॉन्ग बनकर ही रहेगा। और फिर उसके बाद जिन्वो एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो डी डंजन के पोर्टल को खोलता है और अकेला ही उसके अंदर चले जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। और जिन्वो के अंदर आते ही वो डंजन का गेट बंद हो जाता है और जिन्वो डर जाता है। ये डंजन कोई आम डंजन नहीं है, लेकिन ये उन रेड गेट की तरह ही लग रहा है मुझे। मैं तो भागने की सोच रहा था, लेकिन अब तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। तभी जिन्वो के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर टेलीपोर्टेशन स्टोन का जिक्र होता है, जो कि यहाँ से निकलने में जिन्वो की मदद करेगा। लेकिन उससे पहले जिन्वो को एक डंजन का मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और जिन्वो हिम्मत करके उस डंजन के अंदर चले जाता है। और तभी कुछ आगे चल के जिन्वो का सामना 3 गॉब्लिन से हो जाता है और जिन्वो तो एक गॉब्लिन को भी नहीं हरा पाता और इस बार 3-3 है। ये देखकर जिन्वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो तीनों गॉब्लिन जिन्वो के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिससे जिन्वो को उनसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है और जिन्वो तो उनसे बस डॉज ही कर रहा होता है। तभी एक गॉब्लिन जिन्वो को दूर फेंक देता है और जिन्वो का बैग भी नीचे गिर जाता है। और तभी जिन्वो हिम्मत करके खड़ा होता है और एक गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है और वो इन 3 गॉब्लिन में से एक को खत्म भी कर देता है। लेकिन अभी भी 2 गॉब्लिन बाकी थे, पर अब जिन्वो उनसे फाइट करता है और एक गॉब्लिन के सर में चाकू घुसा देता है और दूसरे गॉब्लिन की गर्दन काट देता है। और ऐसे करके जिन्वो बड़ी मुश्किल से उन तीनों गॉब्लिन्स को हरा देता है। मुझे लगता है कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। लेकिन तभी जिन्वो के पीछे से एक वुल्फ आता है जो जिन्वो के ऊपर सरप्राइज अटैक करके जिन्वो के चाकू को तोड़ देता है। मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये उन दानवों से काफी ज्यादा अलग है। और जिन्वो उस वुल्फ को देखकर इतना ज्यादा घबराने लगता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं और वो वुल्फ जिन्वो के ऊपर अटैक करके जिन्वो के फेस पर कट लगा देता है, जहाँ पर कोई भी हीलर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर घायल हुआ तो मेरा पत्ता कट जाएगा यहीं पर। और अब वो वुल्फ जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर छलांग लगाता है और वुल्फ जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वो जैसे तैसे डॉज करके वुल्फ से दूर हो जाता है। और जिन्वो नोटिस करता है कि उसकी एथलेटिक एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वो टाइगर श्रॉफ की तरह यहाँ से वहाँ छलांगे लगा सकता है। और फिर वो वुल्फ दोबारा से जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। मैं भला कब तक ऐसा डरता रहूंगा इससे, और अब बहुत हुआ। और ऐसा बोलकर जिन्वो वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और जिन्वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो एक ही पंच से उस वुल्फ के छक्के छुड़ा देता है। कि ऐसा मेरा स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से हुआ है, लेकिन ये अब भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। और वुल्फ जिन्वो के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है और अब वुल्फ और जिन्वो के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन जिन्वो को पता था कि ऐसे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके इस वुल्फ को नहीं हरा सकता। और तभी जिन्वो को याद आता है कि उसकी इन्वेंट्री में कुछ है और जिन्वो अपनी इन्वेंट्री में से एक स्वॉर्ड निकालता है और उस वुल्फ के ऊपर अटैक करके एक ही वार में उस वुल्फ को खत्म कर देता है। मुझे नहीं पता कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर कैसे आई, लेकिन मुझे पता है कि लोग इसे खरीदने के लिए $3 मिलियन तक दे देते हैं। और जिन्वो ऐसा सोच रहा होता तभी जिन्वो के सामने और ज्यादा वुल्फ्स आ जाते हैं और जिन्वो नोटिस करता है कि उसकी वो चोट भी हील हो चुकी है। और अब जिन्वो उन सब से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और जैसे ही वो एक वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, वो वुल्फ अपने जबड़े से जिन्वो की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अब मुझे समझ में आया कि इनके जबड़े स्टील के क्यों है, लेकिन मुझे बड़ी मुश्किल से स्वॉर्ड मिली है, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। और जिन्वो अपनी पूरी पावर लगाकर उस वुल्फ के जबड़े को 2 टुकड़ों में काट देता है। यार मैंने जो एक्सपीरियंस करा उसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा वुल्फ अपने आप ही डरकर वहाँ से भाग जाता है। और अब जिन्वो एक जगह पर बैठकर अपने स्टैट चेक करने लगता है। मैं अब लेवल 2 पर हूँ, लेकिन जब मैं डेली ट्रेनिंग करता था तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि रियल फाइट है। इसका मतलब यह है कि इस तरीके से मिशन करना ज्यादा फायदेमंद है। मैं फिलहाल लेवल 32 पर हूँ, लेकिन पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। अब जिन्वो मॉन्स्टर के पास जाकर एसन स्टोन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एसन स्टोन की जगह कुछ आइटम्स मिलते हैं जिन्हें वो गेम को सेल कर 20 गोल्ड कॉइन अर्न कर लेता है। और अब जिन्वो कहता है कि मैं बॉस को हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे यहाँ से निकाल तो जरूर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा, ए रैंक हो या ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक बॉस को हरा सकता हूँ अकेले। लेकिन अगर मैं अपना लेवल बढ़ा लूँ तो, और अगर उससे पहले ही मैं मर गया तो। और फिर जिन्वो नोटिस करता है कि वहाँ पर कई 100 की तादाद में वुल्फ्स आ जाते हैं, लेकिन अब जिन्वो बिना डरे ही उन सबसे अकेले भिड़ जाता है।
मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा और ना ही तुम सब मानोगे, तो चलो आ जाओ। और जिनवू अपने पास्ट की यादों को याद करता है और उन वुल्फ से फाइट करने लगता है। जिनवू जैसे जैसे वुल्फ्स को मारते जाता है उसका लेवल अप होते जाता है और सारे वुल्फ को किल करने के बाद उसे एक टाइटल मिलता है वुल्फ असैसिन का। और इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद जिनवू के स्वॉर्ड्स में काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और जिनवू अपनी इन्वेंट्री में देखता है मेरे पास वुल्फ के 34 दांत हैं, 2 ओल्ड नाइफ्स है और एक जादुई कोट है और सबसे जरूरी चीज मेरे पास अब टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है। तो क्या मुझे लौट जाना चाहिए? लेकिन शायद ही मुझे स्ट्रॉन्ग बनने का मौका दोबारा से मिलेगा। और ये सोचकर जिनवू आगे बढ़ जाता है और फिर हम जूही को देखते हैं जिसके पास हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है। खाने के प्लेट में दरार आ चुकी है और हमें यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ पर एक भी हीलर नहीं है। और जूही जिनवू की उसी ट्रेनिंग को याद करती है कि जिनवू लोगों की मदद करने के लिए कितनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है और उसे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। और फिर जूही उस रेड के लिए मान जाती है। ठीक है, मैं समझ गई। और फिर जिनवू मंकी और ब्लैक पैंथर जैसे मॉन्स्टर्स को हराता है जिससे कि उसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे जैसे जिनवू का लेवल बढ़ रहा था उसके लिए मॉन्स्टर को हराना उतना ही ज्यादा आसान होता जा रहा था। अब शायद मुझे इस गेम के बारे में समझ में आ रहा है। अगर सफेद में लिखा है इसका मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे लेवल के हैं और रेड मींस वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और जिन मॉन्स्टर का रंग पहले लाल था अब उनका रंग सफेद है। और अब जिनवू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था कि उसे मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस भी फील होने लगी थी। मैंने उस मॉन्स्टर को देखा तो नहीं है लेकिन मैं महसूस करके बता सकता हूँ कि जो सीढ़ियों के नीचे है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब जिनवू का लेवल भी 15 हो चुका था और उसकी तलवार भी कभी भी टूट सकती है। लेकिन फिर भी जिनवू उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए नीचे चले जाता है। और जब जिनवू वहां पर पहुंचता है तो वहां पर काफी ज्यादा सन्नाटा होता है और जिनवू एक जगह पर खड़ा हो जाता है। और तभी कोई अचानक से आकर जिनवू के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है जिससे जिनवू की स्वॉर्ड टूट जाती है। और फिर जिनवू के सामने एक बड़ा सा स्नेक मॉन्स्टर आता है और उसका नाम होता है ब्लू वेनम फैंग कसाका जो कि इस डंजन का बॉस होता है। और उसका नाम ऑरेंज में लिखा होता है जिसका मतलब है कि वो जिनवू जितना ही स्ट्रॉन्ग है। और कसाका से फाइट करते वक्त जिनवू अपने मन में कहता है कि मैं इसे कैसे हराऊंगा, इसकी स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कसाका अपनी पूंछ से अटैक करके जिनवू को दूर फेंक देता है। और फिर उसके बाद कसाका जिनवू के ऊपर एक बड़ी सी ट्रेन को गिराता है लेकिन जिनवू जैसे तैसे करके उससे बच जाता है। और जिनवू उसी बात को याद करता है जहाँ पर मिस्टर सोंग उसे बताते हैं कि कैसे सब लोग जिनवू को पूरी मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। कब तक, आखिर कब तक मैं यूं ही कमजोर रहूंगा और कब तक सभी लोग मेरा मजाक बनाते रहेंगे? मैं कमजोर हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम स्ट्रांग हो, इससे तुम्हें एडवांटेज मिलती है। मेरे जैसा कमजोर इंसान हमेशा डर कर ही जीता है। ताकतवर लोग हमेशा हम जैसों को अपने पैरों की धूल समझते रहे हैं लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बनकर ही रहूंगा और ये मेरा खुद से वादा है। और कसाका जिनवू के ऊपर अटैक करता है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। जो मैंने महसूस करा, जो मैंने देखा उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। और जिनवू छलांग लगाकर इसकी गर्दन को पकड़ देता है और अपनी पूरी ताकत से कसाका की गर्दन दबाने लगता है। जिनवू इतनी जोर से कसाका की गर्दन दबाता है कि कसाका का सैल भी तोड़ देता है और कसाका तड़पना शुरू कर देता है और यहाँ वह झटपटाने के लिए खुद को मारने लगता है जिससे जिनवू को भी काफी ज्यादा चोट आती है लेकिन जिनवू फिर भी उसे नहीं छोड़ता। और अब जिनवू फाइनली कसाका की गर्दन तोड़ देता है और कसाका को डिफीट कर देता है। और ऐसा करते ही जिनवू के काफी सारे लेवल अप हो जाते हैं। शायद अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। और कसाका को डिफीट करने के बाद उसे एक स्वॉर्ड मिलती है जो कि कसाका के दांतों से ही बनी होती है और साथ ही साथ उसे कसाका का वेनम भी मिलता है। और अब डंजन के बॉस को डिफीट करने के बाद जिनवू डंजन से बाहर रियल वर्ल्ड में आ जाता है और बाहर आते ही जिनवू को एक सोल्जर देख लेता है और सोल्जर स्वॉर्ड देखते के साथ ही समझ जाता है कि जिनवू एक हंटर है। और वो सोल्जर जिनवू को बताता है कि यहाँ पर एक डंजन ब्रेक डाउन हुआ है और हंटर ने सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया सिवाय एक को छोड़कर। जिनवू अपने परसेप्शन एबिलिटी का यूज करके जल्दी ही पता लगा लेता है कि वो और कोई डंजन का बॉस है। और यहाँ पर कुछ हंटर्स उस बॉस से फाइट कर रहे होते हैं लेकिन वो उस बॉस का ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाते क्योंकि उसकी स्किन काफी ज्यादा हार्ड होती है। और जिनवू भी दूर खड़े खड़े उनको देख रहा होता है। जल्दबाजी में बनाई हुई टीम है तो ये तो होना ही था। जहाँ पर 8 E रैंक वाले और 2 D रैंक वाले हैं, हीलर्स भी है 2 D रैंक और 1 B रैंक। और जिनवू नोटिस करता है कि वहाँ पर जूही भी होती है जो कि काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। हे लड़की, तुम वहाँ पर खड़ी खड़ी करके रही हो? बी रैंक के हंटर हो, कुछ तो करो। हाँ, रुको, कुछ करती हूँ अभी। और जूही अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है लेकिन पुराने ख्याल जूही के माइंड से अभी तक गए नहीं थे और माइंड फोकस ना होने की वजह से वो मैजिक का यूज नहीं कर पाती। और जिनवू उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। ये एक D रैंक बॉस है, उससे कमजोर, जिसको मैंने अभी अभी हराया है। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। और ऐसा बोलकर जिनवू अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड उस बॉस के ऊपर फेंकता है और वो इतनी स्पीड से उसके ऊपर फेंकता है कि बॉस का वो कवच टूट जाता है और वो बॉस कमजोर होने लगता है। और फिर सारे हंटर एक साथ अटैक करके उस बॉस को हरा देते हैं। हरा दिया। फाइनली हमने उसे हरा हरा दिया। दिया। हमारे सारे दाव पेच खत्म हो चुके थे, हम तो इसका कुछ बिगाड़ में नहीं
पा रहे थे। तो ये अचानक से क्या हुआ और वो उड़ती हुई चीज क्या थी? और वो हंटर जिन्वो की स्क्वाड को वहाँ पर नोटिस करता है। एक मॉन्स्टर जिसे हम सब लोग मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे, उसे एक इंसान ने टूटे हुए स्वॉर्ड से हरा दिया। कुछ भी हो, वो इंसान सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम जिन्वो को देखते हैं। सोचा नहीं था कि एक बार काफी होगा। और जूही भी जिन्वो को नोटिस कर लेती है। जिन्वो तुम? और अब काफी टाइम तक हॉस्पिटल में रहने के बाद जिन्वो डिस्चार्ज होने वाला होता है और डेली ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी बन जाती है और हॉस्पिटल की काफी सारी नर्सेस उसके दीवानी हो जाती है और पूरे हॉस्पिटल में बस उसी के चर्चे होते हैं। और फिर एक नर्स जिन्वो के रूम में आती है और जिन्वो की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। अच्छा, आप डिस्चार्ज होने वाले हैं तो प्लीज रिसेप्शन पे आ जाइएगा। और क्या आप प्लीज मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? मेरा नंबर हो सकता है इनको टेस्ट के रिजल्ट भेजने हो, दे देता हूँ नंबर। और यहाँ पर जेनहा एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू देख रही होती है। तो आप इस देश के इकलौते एस रैंक हंटर है, तो आपका दिन तो काफी ज्यादा बिजी रहता होगा। और योन हो बे बताता है कि हाँ, जब रेड नहीं होती तब भी मुझे डेली ट्रेनिंग करनी होती है क्योंकि एक दिन की लापरवाही भी मुझे कमजोर बना सकती है। क्योंकि अगर मैं कमजोर रहा या मुझसे कोई भी गलती हुई तो इसका भुगतान मेरी पूरी टीम को करना पड़ सकता है। और स्कूल जाने से पहले जिन्हा जिन्वो को उठाती है और खाने के बारे में बताने लगती है, लेकिन फिर जिन्हा जिन्वो के एप्स नोटिस करती है। एक बात बताओ जिन्वो, क्या तुम जिम जाने लगे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। अरे तुम्हारी तो लंबाई भी बढ़ती जा रही है, ये भी एक्सरसाइज करने की वजह से हुआ है क्या? खैर जो भी हो, मैं तो स्कूल जा रही हूँ। और जाने से पहले जिन्वो जिन्हा को एक अम्ब्रेला देता है, रख लो इसे, आजकल की बारिश का कोई भरोसा नहीं है। यार मेरे मसल तो काफी ज्यादा बन गए, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो जल्दी ही ग्रे गॉड बन जाऊंगा। और फिर जिन्वो अपने डेली क्वेस्ट को देखता है जहाँ पर बस 10 किलोमीटर रनिंग बची होती है, लेकिन जिन्वो उसे बाद में करने की सोचता है। और फिर जिन्वो अपने स्टैट चेक करता है जहाँ पर उसके पास अभी भी 12 पॉइंट्स बचे होते हैं। मुझे इन्हें कहाँ पर यूज करना चाहिए? माना ताकतवर काफी जरूरी है, लेकिन अगर मैं स्पीड से हमला ही नहीं कर सका तो उसका क्या फायदा? क्योंकि फुर्ती भी जरूरी है और पहले से अंदाजा लगाना भी। और जिन्वो 12 पॉइंट्स का इस्तेमाल अपने स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड परसेप्शन में कर लेता है। और फिर जिन्वो के पास घर के मकान मालिक का कॉल आता है और वो जिन्वो से किराए के लिए कहता है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास अभी किराया नहीं है तो हम इसे बाद में भी ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए अभी किराया लेकर आता हूँ। और जिन्वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी रीअवेकनिंग है या फिर कुछ और, लेकिन अब मैं गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर को यूं ही चुटकियों में मसल सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए अब रेड में पैसे कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। चलो फिर देखते हैं। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे हायर रैंक वाले डंजन्स पे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे जैसे ए रैंक वाले को हायर रैंक वाले डंजन में कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर मैं री एग्जाम देकर अपनी रैंक बढ़वा लूँ तो, लेकिन फिर इससे सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी दुनिया में ऐसा कोई हंटर नहीं है जो कि वक्त के साथ ताकतवर होता चला जाए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक मैं अपनी शक्तियों के बारे में अच्छे से नहीं समझ लेता तब तक तो बिल्कुल नहीं। तभी जिन्वो के सामने एक नई डंजन का नोटिफिकेशन आता है और जब जिन्वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके सामने उसकी टीम खड़ी होती है। मेरा नाम है डॉनसुक। हाँ, मेरा नाम संग जिन्वो है। तभी डॉनसुक के पीछे से एक बंदा बोलता है, अरे मैं तो इसे जानता हूँ, इसे तो मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। और वो लोग जिन्वो का मजाक बनाने लगते हैं कि बस करो, अब इतना भी मजाक मत बनाओ। और डॉनसुक बताता है कि हमें रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सी रैंक का एक तखाना है और हमें अंदर जाने के लिए 8 लोग चाहिए। और देखो, तुम्हारा वहाँ पर लड़ने का कोई काम नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम तुम्हें 20 लाख येन देंगे और तुम्हारा काम होगा हमारे बैग और हमारे हथियार उठाना। और डॉनसुक जिन्वो को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारे साथ तहखाने में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी जिन्वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और तभी वहाँ पर टीम का 8वां मेंबर भी आ जाता है जिसका नाम जिन्हो होता है और वो एक डी रैंक का हंटर होता है और उसके पास काफी महंगे महंगे इक्विपमेंट्स होते हैं। डी रैंक और ऐसा कवच जरूर किसी अमीर घर से होगा। अच्छा, तो तुम सी रैंक तक खाने में पहली बार जा रहे हो? अरे अरे घबराओ मत, मैं हूं ना। और जिन्वो को दिलासा देने लगता है और फिर सभी डंजन के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन डंजन को देखकर सभी को काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि सी रैंक के हिसाब से ये डंजन काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन डॉनसुक उनको बिलीव दिलाता है कि एक सी रैंक का ही डंजन है। अरे हंटर एसोसिएशन ने इसे खुद 2 बार चेक करा है, ये एक सी रैंक का ही डंजन है। लेकिन जिन्वो भी आज तक सी रैंक के डंजन में नहीं गया था, इसलिए वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है। और डंजन में एंटर करने के बाद उन सबको पता चलता है कि डंजन के अंदर ना तो लाइट है और ना ही कोई मैजिकल मॉन्स्टर्स। और बिना लाइट वाले डंजन को देखकर जिन्वो को कार्टन मंदिर की याद आती है। और फिर जिन्वो से पूछता है कि ये लाइटनिंग स्टोन कौन सा है। लाइटनिंग स्टोन वो स्टोन होते हैं जो कि डंजन के या तो नीचे पाए जाते हैं या फिर ऊपर, जिसकी वजह से डंजन में रोशनी होती है। ओह अच्छा, मतलब ऐसा स्टोन जो कि हमें किसी मॉन्स्टर से मिलते हैं, और माना स्टोन जो कि हमें तहखानों की खुदाई से मिलते हैं, और लाइटनिंग स्टोन जो कि इन तहखानों को रोशनी देते हैं। और काफी आगे चलने के बाद भी उनको कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। और तभी जिन्वो को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो मॉन्स्टर यहीं पर है, बस वो हमसे छुपा हुआ है। वो कौन से मॉन्स्टर होते हैं जो कि छुपकर वार करते हैं? वो कौन से मॉन्स्टर हैं जो कि झुंड बनाकर अंधेरे में रहते हैं और रोशनी दिखते ही अटैक करते हैं? और फिर जिन्वो सबको चिल्लाकर बताता है कि वो मॉन्स्टर इंसेक्ट्स है। और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और वो सभी लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। और अब आवाजें और तेज आने लगती है और किसी को पता नहीं चलता कि वो मॉन्स्टर्स कहां से आएंगे। और तभी जिन्वो अपने प्रिसिशन एबिलिटी का यूज करके पता लगा लेता है कि वो मॉन्स्टर ऊपर से आएंगे। और तभी ऊपर से सैकड़ों की तादाद में मॉन्स्टर आ जाते हैं और सभी हंटर्स उनसे फाइट करने लगते हैं।
हैं, लेकिन जिनहो और जिनवो बस खड़े खड़े देखते हैं और उनके सामान का ध्यान रखते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है। जाहिर सी बात है कि ये काफी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं और फिर वो सभी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। और फिर डॉनसुक जिनवो को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जिनवो ने सभी को उन मॉन्स्टर्स की लोकेशन के बारे में बताया था। फिर वो उन मॉन्स्टर्स के पास एसन स्टोन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी बॉडी पर बाइट का एक बड़ा सा निशान होता है। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इनसे कोई ताकतवर मॉन्स्टर भी हो ना हो यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर जिनवो जिनहो से कहता है कि तुम्हारे इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं ना, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। और फिर वो काफी लंबे समय तक तहखाने में चलते हैं जहाँ पर वो लंच भी करते हैं। और जिनहो जिनवो से कहता है कि इतना भारी बैग लेकर इतने लंबे तहखाने में चलना काफी मुश्किल होता होगा ना, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। लेकिन जिनवो ऐसा करने के लिए मना कर देता है। खाली सामान उठा के चलने के 20 लाख येन, ये तो काफी अच्छी डील है, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही अच्छी, कुछ तो गड़बड़ है। और वो आगे चलते हुए नोटिस करते हैं कि उन्हें सारे के सारे वहाँ पर डेड मॉन्स्टर ही मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई तो ऐसा है जो कि इन मॉन्स्टर को मार रहा होता है। और तभी वो कुछ आगे चल के नोटिस करते हैं कि वहाँ पर काफी सारे जाले लगे हुए थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये बॉस का ठिकाना है। और वो फिर उन जालों को काटते हुए रास्ता बनाकर आगे चलने लगते हैं। और फिर वो आगे चलकर देखते हैं वहाँ पर काफी सारे माना स्टोन्स होते हैं। अरे वाह, इतने सारे माना स्टोन्स! देखने से तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। देख रहे हो मिस्टर डॉनसुक, इसे देखकर तो आपका भाई भी चलने लगेगा। अरे पागल है क्या, इनके भाई के बारे में बातें मत कर। और डॉनसुक का भाई कौन है इसके बारे में आगे के पार्ट्स में पता चलेगा। मैं इस खजाने की ताकत से एक ऐसी टीम बनाऊंगा जिसे सब लोग देखते ही रह जाएंगे। और जिनहो जिनवो का कॉन्ट्रैक्ट लेकर डॉनसुक के पास जाता है और उससे कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जीत का इनाम जिनवो को नहीं मिलेगा, लेकिन माना क्रिस्टल तो खुदाई से मिलते हैं ना कि जीत से। इसका मतलब इन क्रिस्टल में जिनवो का भी हिस्सा होना चाहिए ना। अरे हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम इन माना क्रिस्टल को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस बॉस को हराना पड़ेगा। जैसे कि तुम जानते हो, बॉस को हराता ही ये डंजन बंद हो जाएगा, इसलिए हमें लड़ने से पहले ही इन सारे माना क्रिस्टल को बाहर निकालना पड़ेगा। हमारी किस्मत अच्छी है कि ये मॉन्स्टर अभी सो रखा है और इसके जागने से पहले ही हमें इन सारे क्रिस्टल को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन वो सारे के सारे खुदाई के इक्विपमेंट बाहर ही छोड़ाते हैं और उसे लेने के लिए डॉनसुक और उसकी टीम बाहर चले जाती है और जिनवो और जिनहो को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और तभी जिनवो को उनकी कही हुई एक बात याद आती है कि वो हमेशा ऐसी ही रेड परफॉर्म करते हैं, मतलब हमेशा। इसका मतलब यह है कि इन्होंने सी रैंक का डंजन पहले भी क्लियर कर चुके हैं और नियम कहता है कि सी रैंक के डंजन के लिए इनके पास 8 लोग होने चाहिए, लेकिन इनके पास तो एक हीलर भी नहीं। तभी डॉनसुक अपने टीममेट को कहकर बॉस के डंजन को बंद करवा देता है और जिनहो और जिनवो वहीं पर फंस जाते हैं। और जिनवो को मिस्टर संग की बात याद आती है कि जिनवो, तुम्हें इस काम में काफी गलत लोग मिलेंगे और डंजन के अंदर हादसों को छुपाना काफी आम बात है। और वैसे भी डंजन्स के अंदर कोई कैमरा होता ही नहीं। अगर कोई जिंदा गवाह नहीं, इसका मतलब कोई सबूत भी नहीं। और आइसोलेटेड होने की वजह से कुछ लोग डंजन के अंदर क्राइम बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और जिनहो इस बात से काफी फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि वो कुछ माना क्रिस्टल के लिए उन लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए। और ब्लास्ट की आवाज सुनकर डंजन का बॉस जग जाता है। अब वो मॉन्स्टर जिनवो और जिनहो के सामने आकर खड़ा हो जाता है, एक सी रैंक का मॉन्स्टर और एक ई रैंक का हंटर। इस काम को करने में मजा आएगा। जिनहो, यहाँ से हिलना मत। और ऐसा बोलकर जिनवो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए चले जाता है और अपने हाथों में अपने स्वॉर्ड को सम्मन कर लेता है। अब इसे मैं ही हरा सकता। और यहाँ पर डंजन से बाहर निकल के डॉनसुक की टीम का एक मेंबर कहता है, सर जी, आपको नहीं लगता कि हमें उन्हें जान से मार देना चाहिए था? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अगर वो मकड़ी जाग जाती तो फिर तुम लोग क्या करते? वैसे भी उन नॉन सिखियों को लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो मकड़ी पलक झपकते ही उन्हें खा जाएगी और दोबारा से जाकर सो भी जाएगी। और फिर हम वहाँ पर जाएंगे और सारे मानक क्रिस्टल को इकट्ठा भी कर देंगे। और मैंने वहाँ पर कुछ और टनल्स को भी देखा था जहाँ से हम शायद बाहर निकल सकते हैं। और अगर हम माना क्रिस्टल को भी इकट्ठा नहीं कर पाए तो हम उस लड़की के इक्विपमेंट को चोरी कर लेंगे, जिनकी कीमत लगभग करोड़ों में होगी। अब वैसा मैं देख लेता हूँ ये किसका बेटा है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो बॉस सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, उनके बचने का तो कोई चांसेस नहीं। और बॉस चेंबर के अंदर जिनहो जिनवो को समझाता है, एक मिनट रुको, तुम्हें सी रैंक बॉस को हराने के लिए कम से कम बी रैंक का तो होना ही होगा, या फिर एक अपर सी रैंक का। तुम इसे नहीं हरा पाओगे, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। हाँ, वैसे जिनहो सही कह रहा है। मैं भले ही रीअवेकन हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी कमजोर हूँ। कसाका और वो मैजिकल गोलम दोनों ही डी रैंक डंजन के बॉस थे, लेकिन ये मकड़ी उन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि मैं इस मकड़ी को हरा सकता हूँ। फिलहाल मेरा लेवल 18 है, चलो देखते हैं क्या मैं इसे हरा सकता हूँ या नहीं। और ऐसा बोलकर जिनवो उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनवो का डैगर उसके पैरों पे एक खरोच तक नहीं कर पाता। और फिर बॉस अपने पैरों से जिनवो के ऊपर काफी सारे अटैक करती है। और ये देखकर जिनवो समझ जाता है कि एक गलत मूव और ये
भगवान को प्यारा हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, एक ए रैंक हंटर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी रैंकिंग फेक है। मैंने ऐसे अफवाहें सुनी थी कि कुछ लोग अपनी रैंकिंग को कम करके अपनी फेक रैंक दिखाते हैं, और इनमें से बहुत सारे लोग सनकी भी होते हैं जो कि अपने मजे के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अरे यार कहाँ फंस गया, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए। और जिनवू इससे लड़ते लड़ते कहता है इसकी स्किन तो कस्साका से भी ज्यादा हार्ड है, और अब जिनवू का स्टेमिना भी कम हो रहा होता है। अगर ऐसा ही ये कम होता रहा तो मैं जल्दी ही मारा जाऊंगा, मुझे इसे जल्दी ही हराना होगा। और अब जिनवू इस डैगर की स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है जो कि होती है पैरालिसिस एंड ड्रेन। इस डैगर की एबिलिटी ही मुझे जिता सकती है और मुझे इस मकड़ी की आंखों पर ही हमला करना होगा। लेकिन जिनवू जैसे ऐसा करने जा रहा होता है वो मकड़ी जिनवू के ऊपर एक एसिड की वॉमिट करती है, जिससे कि जिनवू बाल बाल बसता है। एक तो इतनी हार्ड स्किन और ऊपर से ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अब जिनवू अपनी न्यू एबिलिटी डैश का यूज करता है और बिजली के तेजी से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन आंखों के ऊपर हमला करने से बच जाता है। और जिनवू एक और बार इसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन अब जिनवू की थकान 70% तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से जिनवू की स्पीड कम होने लगती है और ये मॉन्स्टर जिनवू को दूर फेंक देता है। और जैसे ही ये मकड़ी अपना फाइनल अटैक करती है, जिनवू अपने डेली क्वेस्ट वाले फुल रिकवरी वाले ऑप्शन को यूज करता है, जिससे कि जिनवू डॉज कर पाता है। और फिर जिनवू इस मकड़ी के ऊपर कूदकर इस मकड़ी की सारी आंखें फोड़ देता है और इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और इसी के साथ जिनवू सी रैंक डंजन के बॉस को भी हरा देता है। और ये देखकर जिन हो के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरे भैया आप ठीक तो हो ना? अरे काम करिए, सारा सामान मैं उठा लेता हूँ, अब पानी पी लीजिए। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सारी की सारी खुदाई मैं ही करूंगा। अरे मैं ही करूंगा सारी की सारी खुदाई। इसे क्या हो गया? और फिर डोंग सुक की भी टीम यहाँ पर पहुंच जाती है और ये लोग हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने सी रैंक डंजन के बॉस को कैसे हरा दिया। और इन सबको लगता है कि ये सारा काम जिन हो के वेपन की वजह से हुआ होगा। ए चोमू, तेरा वेपन काफी इंटरेस्टिंग है। तो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक का बेटा है ना? अच्छा, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, जिनवू को मारकर हमारी टीम में आ जा, वरना तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। चल अब जल्दी बता तू क्या करना चाहता है। वैसे भी इस डंजन में जो भी होगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। अब ये मत कहना कि तेरे जैसा डी रैंक हंटर इस जैसे छछुंदा से डरता है। लेकिन जिनहो ऐसा करने से मना कर देता है और जिनवू की रक्षा करने लगता है। और जैसे ही डॉन सुक की टीम इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिनवू के पास एक इमरजेंसी क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग प्लेयर को जान से मारना चाहते हैं और दुश्मनों से अपनी जान बचाओ, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भारी पेनल्टी मिलेगी। और तभी क्यू होन अपनी बॉम्ब एबिलिटी का यूज करता है और जिनवू के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और जिनवू काफी सारे पत्थरों के नीचे दब जाता है। जिनवू, मुझे लगता है कि तुम मर चुके हो। मैं कैसे भूल गया कि ये वो दुनिया है जहाँ पर ताकतवर लोग ही जिंदा बच पाते हैं। ये दुनिया जो कि भरी पड़ी है अहंकार, धोखेबाज और मतलबी लोगों से। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ मैं सारी बातें। दुश्मन, हाँ, ये सिस्टम मुझे इन्हें जान से मारने के लिए कह रहा है। क्या ये सिस्टम मुझे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है? लेकिन क्यों? हाँ, ये सिस्टम मुझे बचाना चाहता है और सिस्टम चाहता है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनूं। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। और फिर जिनवू वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब यार, तूने उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला भी नहीं करा गया? मैं भूल गया था कि तुम जैसे ताकतवर इंसान हम जैसे को अपने पैरों की धूल समझते हैं, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो, वक्त आने पर एक शिकारी भी शिकार बन जाता है। और ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे सर आप पीछे जाइए, इसको मैं देखता हूँ। क्या बे, शिकारी ही शिकार बन जाता है? क्या बे साले, तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? शिकारी शिकार बन जाता तो शिकार करेगा हमारा? क्या बे साले, कमजोर से ज्यादा ही बोलता है तू? क्या बे कमजोर? और ऐसा बोलते ही जिनवू अपने डैगर से उसका सेकंड में ही गला काट देता है और ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। ये क्या हुआ अभी? ये तो एक डी रैंक का हंटर था, इसने उसे कैसे मार दिया? ये मामूली सा ई रैंक का हंटर उसे कैसे मार सकता है? और जिनवू ने पहली बार किसी की जान ली है, भले ये सिस्टम के इशारों पर चल रहा है, लेकिन जिनवू अब एक मर्डरर बन चुका है। लेकिन जिनवू और कर भी क्या सकता था? अगर जिनवू ऐसा नहीं कर सकता तो ये सिस्टम जिनवू की धड़कनों को रोक देता, लेकिन अब इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जिनवू एक क्रिमिनल बन चुका है और यही, लेकिन जिनवू की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और अपनी डैश एबिलिटी का यूज करके इन सब के अटैक्स को काउंटर कर देता है और उसके बदले में उनके ऊपर अटैक भी करता है और पैरालाइज और ड्रेन एबिलिटी का यूज करके 2 हंटर्स को मार देता है। और तभी एक्सबो वाला हंटर जिनवू के ऊपर अटैक करने की सोचता है, लेकिन जिनवू उससे पहले ही उसकी जान ले लेता है। क्यू वॉन अपनी बॉम्ब एबिलिटी का यूज करके जिनवू को घायल करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू एबिलिटी का यूज करता है और अपने शरीर को आयरन से भी ज्यादा हार्ड बना लेता है और स्पीड से जिनवू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसका मुंह पकड़ के जमीन में घुसा देता है। और ये देखकर डॉन सुक के होश उड़ जाता है, एक और क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और ये सब देखकर जिनहो को उल्टी आने लगती है और बॉस के हारने के बाद डंजन टूटने लगता है और फिर जिनहो और जिनवू सही सलामत बाहर आ जाते हैं। और जब इंस्पेक्शन के लिए हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर यहाँ पर आती है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक डी रैंक और एक ई रैंक हंटर को छोड़कर सभी लोग कैसे मर गए। और जिनहो के वेपन्स को देखकर इस ऑफिसर को लगता है कि पक्का जिनहो ने ही
सभी मॉन्स्टर्स को मारा होगा इतने महंगे वेपन होने की वजह से, और जिनवू तो कहीं कोने में छुप गया होगा, और जिनवू को एक इमरजेंसी क्वेस्ट पूरा करने की वजह से एक नई स्किल मिल जाती है जिसका नाम होता है मर्डरस इंटेंट, जिसका यूज करके यह अपने किसी भी अपोनेंट की 50% एबिलिटी को गिरा सकता है। और मिशन कंप्लीट होने के बाद अचानक से बारिश होने लगती है और जिनवू अपने मन में कहता है, शुक्र है मैंने जिन्हा को अमलाला दे दिया था। और यहाँ पर होटल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं, और कौन है ये आदमी इसका हमें आगे के पार्ट में पता चलने वाला है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ मैं जानता हूँ कि फिलहाल वीडियो जल्दी जल्दी आ रही है क्योंकि गाइस आप सभी का प्यार ही इतना ज्यादा है। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3 कमेंट्स, नहीं इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3 लाइक्स। हाँ क्योंकि 2 तो मैं अपने चैनल से कर ही लूंगा ना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को दत्ते बायो।